हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वनस्पति जन्य तंतु के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। प्रकृति जनित उन रेशों को जिन्हें वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है वनस्पति जन्य तंतु के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा, इन तंतुओं की रचना में मुख्य भाग हमारा सेलुलोज का होता है। किसका भाग होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज के अंतर्गत इन तंतुओं की रचना में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का एक निश्चित प्रतिशत पाया जाता है। वनस्पति तंतु सांद्र अम्लों की क्रिया में से तुरंत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जबकि क्षारकों का इन पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे कि वनस्पति तंतु पुनः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा आता है कि बीज वाले तंतु, सेकेंड आता है तने वाले तंतु। अब देखेंगे कि बीज वाले तंतु कौन कौन से हैं। तो कौन कौन सा है? कपास और कापूक जो है ये तो हमारा वनस्पति जन्य तंतु है, लेकिन यह किस प्रकार का होता है? ये बीज के रूप में मिलता है। अब देखिए तने वाले तंतु का देखें कौन कौन से हैं। तो हमारे लिनन, जूट, हेम्प। ओके, कौन कौन से हैं? लिनन, जूट, हेम्प। ये हमारे क्या है? तने वाले तंतु। और ये क्या है? हमारे कपास और कापूक किस प्रकार के हैं? वनस्पति होते हैं। तो क्या बताएंगे हम लोग? बीज वाले तंतु होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बीज वाले तंतु क्या होते हैं। देखिएगा, वनस्पति जगत से कुछ पेड़ होते हैं जिनकी बीजों से तंतुओं की प्राप्ति होती है, यानी कि जिनकी बीजों से हमें तंतु प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बीज वाले तंतु। अब देखिएगा, बीज या फिर कोई के चारों ओर चिपटी हुई अवस्था में तंतु लगे रहते हैं, जैसे कि हमारा कपास। अब देखेंगे इन बीजों या फिर को एकत्रित करके तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। अब इसके अंतर्गत हम कपास का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे, कपास के बारे में जानेंगे। ठीक है, बीज वाले तंतु के अंतर्गत देखेंगे कि इस तंतु की प्राप्ति कपास के पौधों से होती है। किससे होती है? कपास के पौधों से। कपास के पौधे के जब फूल झड़ जाते हैं तब कोए निकलते हैं। इन कोओं के चारों ओर कपास का रेशा चिपका रहता है जो समस्त बीज को घेरे रखता है। अब देखेंगे कपास के जो कोए होते हैं उसको फटने से पूर्व ही एकत्र कर लिया जाता है। यानी जो कोआ होता है कपास का, जब वो फटने वाला होता है उसके फटने से पहले ही क्या करते हैं? उसको हम लोग एकत्र कर लेते हैं। अब देखेंगे बिनौली अलग करने हेतु गांठ बांध करके मशीनों में उसे भेजा जाता है। वहाँ रुई धुनकर छोटे व कड़े तंतु अलग अलग करके उनकी पुनियाँ बना ली जाती है और तैयार पुनियों को मशीनों द्वारा खींचकर व ऐंठन देकर सूत कात किया जाता है, यानी उसकी स्पाइनिंग कराई जाती है। अब इस सूत को कपड़ा बुनने हेतु मशीन पर भेजा जाता है और कपास के बने वस्त्र उपयोगी व क्या होते हैं? विश्वव्यापी होते हैं और इनके निर्माण में कोई भी अधिक व्यय भी नहीं आता। इसलिए सूती वस्त्र सस्ती व कैसे होते हैं? लोकप्रिय होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कापूक के बारे में। कपास हमने पढ़ लिया, अब बारी है कापूक की। देखिएगा कि कापूक भी एक बीज वाला वनस्पति जन्य तंतु है। यह एक प्रकार के वृक्ष के फल के रूप में प्राप्त होता है और इसका वृक्ष जो होता है भारत तथा वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। इसके बीज के चारों ओर तंतु कपास के समान ही लिपटा हुआ होता है। इसका तंतु कपास के तंतु से उत्तम और रेशम के अनुरूप होता है, यानी कि इसका यानी कापूक का जो तंतु होता है वो कपास से अच्छा होता है और जो जैसे कि रेशम होता है, रेशम की तरह कापूक भी होता है। यह कताई के उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है और इसके तंतु से सूत कपास के समान नहीं निकाला जा सकता है, किंतु यह जीवन सुरक्षा, पेटी, चटाई आदि के लिए क्या होते हैं? काफ़ी उपयोगी होते हैं। देखिएगा, यह गीला होने पर
शीघ्रता से सूख जाते हैं। यानी कि अगर आपका कापोक अगर गीला है तो क्या होंगे, इसके जो तंतु होंगे वो आसानी से क्या तुरंत सूख जाते हैं तथा नमी अवरोधक होते हैं। यह ऐसे पदार्थों के लिए अधिक उपयुक्त होता है जिसका निरंतर प्रयोग नमी में करना पड़ता है। यानी कि ऐसे प्रयोग जहाँ पर यानी कि ऐसे सामान जहाँ पर हमें नमी का प्रयोग लाना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कापोक के बने हुए ठीक है वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तने वाली रेशे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था बीज वाले जो रेशे थे, उसके अंतर्गत कपास और कापोक पढ़ा है। अब पढ़ेंगे तने वाले रेशे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, वनस्पति जगत के कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनकी तनी से तंतु प्राप्त होते हैं। यानी कि जब पौधों के तनों से हमें तंतु प्राप्त होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, तने वाले रेशे। अब देखिएगा, पौधों के तनों पर कई प्रकार की प्रक्रियाएं करके उनमें से तंतुओं को खींचा जाता है। इसमें हमारा लिनन, जूट व हेम्प इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तंतु होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लिनन के बारे में। देखिएगा, यह तंतु सन यानी कि फ्लैक्स नामक पौधों के तने के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। और फ्लैक्स पौधे की लंबाई जो होती है 40 से 60 तक होती है। और यह पौधा शीतोष्ण जलवायु तथा नमी युक्त स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके तने पर नीले व पीले रंग के फूल लगते हैं। जब जड़ के पास पौधे का रंग पीला पड़ जाता है तथा फूल गहरे पीले या फिर भूरे रंग के हो जाएं, तो पौधों को जड़ सहित क्या करते हैं, भूमि से उखाड़ दिया जाता है। और उन उखड़े हुए पौधों के तने या फिर जो डंडल होती हैं, काफी दिनों तक पानी में हम उसे क्या करते हैं, पड़ी रहने देते हैं। पानी में पड़ी रहने के बाद इनका जो बाह्य छाल होता है वो स्वतः ही क्या होता है, पृथक हो जाता है। और इसकी अंदर जो तने होते हैं वो पेक्टिन, मोम व अन्य गोदी पदार्थों के कारण आपस में गुथे से रहते हैं। और अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं को करने के बाद इन विजातीय पदार्थों जैसे कि हमारा गोद, मोम, पेक्टिन आदि को हटाया जाता है। और इस प्रकार इन तंतुओं को वस्त्रोपयोगी बना करके वस्त्रों को बुना जाता है। और इस तंतु के नए वस्त्र काफ़ी कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, चिकने होते हैं और कीमती भी होते हैं। और वस्त्रों के निर्माण वर्ष के समय भी क्या होती है, समय व श्रम भी अपेक्षाकृत सूती वस्त्रों से अधिक लगता है। अब देखिएगा, लिनन के रेशों की रचना में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व भाग लेते हैं। और लिनन के तंतु में 70% हमारा क्या होता है, सेलुलोज होता है। और 25% हमारा पेक्टिन और 5% जो होती है इसमें अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं। अब बारी आती है जूट के बारे में। देखिएगा, कपास के उपरांत जूट ही ऐसा तंतु होता है जिसका सर्वाधिक प्रयोग वस्त्र के निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग, इसमें है कि वनस्पति जगत से प्राप्त यह तंतु जूट के पौधों से प्राप्त होता है। पौधों की रचना में केवल एक तना होता है जिसकी लंबाई अंगुली के बराबर होती है। कैसी होती है, जितनी मोटी हमारी उंगली होती है उतनी ही मोटाई इसकी भी होती है। अब पौधों की लंबाई जो होती है वह 5 से 12 फुट की होती है। जब पौधे पर फूल मुरझाने लगे तब तने के जड़ सहित उसे काट लिया जाता है और बीज पकने पर ही तना काटा जाए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में तंतु क्या होते हैं, मजबूत प्राप्त होते हैं। और तनों को काट करके कई दिनों तक पानी में उसे सड़ने देते हैं जिससे कि तने के बाहर जो छाल होती है वो गल करके पृथक यानी कि अलग हो जाती है और कोमल पीले रंग के तथा अलौकिक चमक लिए रेशे प्राप्त होते हैं। और प्रारंभिक अवस्था में यह रेशे उलझे हुए रहते हैं। अब देखिएगा, इसमें आता है कि जूट का उत्पादन नर्म व गर्म वातावरण युक्त स्थानों पर
किया जाता है और बांग्लादेश जूट उत्पाद सर्वश्रेष्ठ का उत्पादक है और संसार का समस्त जूट उत्पादन का 85% भाग अकेले हमारा बांग्लादेश में उत्पादित होता है। जूट से बोरे और गांठें आदि बनाई जाती हैं और उत्तम प्रकार के रेशे से गलीचे, दरिया व अन्य हस्तकला का सामान से बनाया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग हेम्प के बारे में। तो देखिएगा, हेम्प का जो तंतु होता है, हेम्प का तंतु भी वनस्पति जगत में एक पेड़ से प्राप्त होता है और इस रेशे का प्रयोग अत्यंत सीमित होता है। कारण है कि वस्त्रोपयोगी गुणों का तंतु में समावेश होना चाहिए। हेम्प की उन गुणों का अभाव पाया जाता है। हेम्प का सर्वाधिक प्रयोग कागज उद्योग में किया जाता है और इसमें हमारे गलीचे, रस्सी तथा जूते का जो निचला भाग जो होता है उसके बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हेम्प का जो तंतु होता है वो साधारणतः काले रंग का होता है और मनीला में उत्पन्न होने वाली हेम्प सबसे अच्छी किस्म का वो श्वेत रंग का होता है, यानी कि यहाँ का प्रसिद्ध है मनीला। ओके, और हेम्प उत्पादक देश सोवियत संघ, रोमानिया और भारत व हंगरी आदि भारत के सबसे भारत से खेती महाराष्ट्र, मद्रास व कर्नाटक में की जाती है। और भारत में इसकी खेती कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र में, मद्रास में, कर्नाटक में की जाती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जांतव तंतु यानी कि एनिमल्स फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, वे तंतु जो जीवधारियों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जांतव तंतु कहते हैं। देखिएगा, जांतव तंतु जगत में पाए जाने वाले पशुओं की खाल में स्थित बालों व कीड़ों से प्राप्त होते हैं। जांतव तंतु का अन्य नाम प्राणिज पशुजन्य तंतु भी कहते हैं और रासायनिक संगठन में मुख्य भाग प्रोटीन का होने के कारण इसे प्रोटीन तंतु भी कहा जाता है। और मुख्यतः यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऊन और रेशम। अब बात करेंगे हम लोग ऊन के बारे में। देखिएगा, जंतु जगत से प्राप्त अनेक जानवरों के शरीरों पर बाल पाए जाते हैं। जो बाल जानवरों को क्या करते हैं? शीत व बर्फीली स्थानों पर रहने के लिए अनुकूल प्रदान करते हैं और बालों की सहायता से ही जानवर अपने शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। पर्वतीय व बर्फीले स्थानों पर पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर इसी कारण बड़े बड़े क्या होते हैं? बाल होते हैं। और देखेंगे, आदि मानव इन पशुओं को शिकार करके उनके खालों को शरीर आवरण यानी कि शरीर को ढकने के लिए इसका प्रयोग करता था। परंतु वैज्ञानिक आविष्कारों के युग में मानव ने ऐसी मशीनें निर्मित कर ली हैं जिसकी सहायता से पशु की मशीनों के मध्य से गुजर कर उसको बिना मारे उसकी त्वचा पर से बाल को उतार लिया जाता है और इस विधि से प्राप्त बालों को सफाई करके उसमें ऐंठन दे करके उसमें तंतु बुन लिए जाते हैं और पशु को भी मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इससे लाभ भी होता है और पशु भी कुछ समय बाद क्या होते हैं? दोबारा से बाल उग जाते हैं। अब देखिए, वन प्राप्ति के लिए हेतु विभिन्न जानवरों की खालों को प्रयुक्त किया जाता है। खरगोश, ऊंट, बकरी, घोड़े, शेर और तथा अन्य जितने भी बर्फीली प्रदेश में रहने वाले जानवर हैं, ठीक है, उनमें प्रयुक्त होते हैं। देखिएगा, वन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन हमारा भेड़ होता है। अधिकांश ऊन जो होते हैं वह भेड़ों की खाल से ही प्राप्त किए जाते हैं। मेरिनो जाति की भेड़ से ही सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन प्राप्ति होती है। आप ध्यान दीजिएगा, मेरिनो जाति की जो भेड़ होती है यह ऊन के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मशहूर है। देखिए, उत्तम श्रेणी की ऊन प्राप्त करके भेड़ों को प्रति विशेष रीति व देखभाल के साथ पाला जाता है और ऊन की किस्म जो होती है वह भेड़ की किस्म व जाति पर तो निर्भर करता ही है तथा इसके साथ साथ
इस बात पर भी निर्भर करती है कि भेड़ के किस भाग में ऊन प्राप्त किया गया है। और भेड़ की पीठ व अन्य भागों से प्राप्त ऊन क्या होते हैं, घटिया किस्म के प्राप्त होते हैं, जबकि उसके कंधे से लेकर के पेट के दोनों तरफ के बाल पेट वाले जो भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्तम किस्म के होते हैं। अब हमारा लास्ट इसमें आता है रेशम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखेंगे इसमें जानतर तंतुओं में कीड़ों द्वारा प्राप्त रेशम व तंतु का प्रयोग वस्त्रोद्योग में काफ़ी पुराना व महत्वपूर्ण है। रेशमी वस्त्र अपनी प्राकृतिक सौंदर्य व अलौकिक चमक के कारण काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत या फिर ओक की पत्तियों पर उसको पलता है और अंडे से कीड़ा बनने की तक की स्थिति में 4 अवस्थाओं से होकर उसे गुजरना पड़ता है। कौन कौन सा? अंडा, सबसे पहले क्या होता है, अंडा होता है, फिर अंडा से लार्वा बदलता है, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से क्या होता है, वो कीड़े के रूप में आ जाता है। देखिए, लार्वा की स्थिति आने पर मुंह पर स्थित 2 लार ग्रंथियों से निकले लार जैसे स्राव को अपने आप को पूर्णतः लपेट लेते हैं और इसी अवस्था में इसे क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। कीड़े की इसी अवस्था में मार करके उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं को अपना करके रेशम का तंतु प्राप्त किया जाता है और इसकी लंबाई जो होती है वो आपकी 2000 से 4000 गज तक होती है। यह धागा सुंदर, मजबूत व मुलायम होता है। अब सबसे लास्ट बात करेंगे, हमारा था खनिज तंतु क्या होता है। देखिएगा, जो तंतु खदानों से प्राप्त की जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज तंतु। जैसे कि हमारा एस्बेस्टस, और प्रकृति में यह अकेला ऐसा रेशा है जो खदानों से प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग पढ़ लेंगे कि एस्बेस्टस जो क्या होता है। देखिएगा, यह एक अधात्विक खनिज तंतु होता है। इटली, कनाडा व दक्षिणी अमेरिका के विभिन्न चट्टानों से यह प्राप्त होता है। एस्बेस्टस के तंतु अज्वलनशील, जंग प्रूफ व एसिड प्रूफ होते हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण इस खनिज तंतु का प्रयोग अग्निशमन वाले व्यक्तियों की पोशाकों व अज्वलनशील पर्दे आदि के बनाने में इसका प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका प्रयोग कपास के साथ ही मिला करके किया जाता है। इससे 2 या फिर 3 प्लाई बनाया जाता है, जिससे क्या होती है, मजबूती प्राप्त हो सके। इसका ज़्यादा उपयोग पैकिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। और देखिए, उसके बाद में आता है प्राकृतिक रबड़। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।